मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जानना चाहेंगे, जो राजनीति विज्ञान प्रथम पेपर के अंतर्गत दिया हुआ है। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में जाना कि थॉमस हॉब्स कहाँ का रहने वाला था, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की। अतः आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में उनके द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपने विचार की जो व्याख्या की, उन व्याख्या का जो आधार उन्होंने लिया वो अपनी पुस्तक लेविथन के माध्यम से उन्होंने रखा है। यहाँ हम देखते हैं थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर वह राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास करता है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई और किसके लिए हुई। इस चीज़ को उन्होंने विस्तार से अपने ग्रंथ लेविथन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ प्रथम बिंदु आता है मानव स्वभाव का स्वरूप क्या है। हॉब्स के समय इंग्लैंड में एक निरंकुश ताकि परिणाम स्वरूप या यूँ कहें कि उस समय के वातावरण के परिणाम स्वरूप गृह युद्ध का वातावरण व्याप्त था, अर्थात मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित माना जाता था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु आपसी संघर्ष में संलिप्त था। अतः थॉमस हॉब्स ने भी मानव स्वभाव की इसी प्रकार से व्याख्या की है। उसने माना कि मनुष्य केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति सदैव संलिप्त के दृष्टिकोण से अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्यों में संलग्न रहते हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने जीवन को निर्बाध रखना चाहते हैं। इसके लिए वह संघर्षरत बना रहता है, क्योंकि संक्षेप में हम इस संघर्ष के कारणों की व्याख्या करते हैं तो पता चलता है कि प्रतिद्वंद्विता अर्थात आपसी प्रतिद्वंद्विता बनी हुई थी। दूसरा बिंदु आता है उस समय भय का वातावरण व्याप्त था, अर्थात व्यक्ति भयभीत था। तीसरा विषय आता है कीर्ति, मीन्स यश पाने या यूँ कहें कि अपना प्रभाव स्थापित करने की लालसा के दृष्टिकोण से ही समाज में प्रतिद्वंद्विता, भय, कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही सभी व्यक्ति आपसी संघर्ष में लगे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मानव स्वभाव इस प्रकार से बना हुआ था। अब हम देखते हैं जब मानव स्वभाव इस प्रकार का बना हुआ है तो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कैसा होगा। या प्राकृतिक अवस्था की जब बात करते हैं तो प्राकृतिक अवस्था में हम मानव जीवन को देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एकांकी है, निर्धन है, कुत्सित है, पशुतुल्य है। इस प्रकार के वातावरण में ये सब एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हैं, अर्थात प्राकृतिक वातावरण एक संघर्ष के वातावरण के दौर में है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संघर्ष में संलिप्त है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपनी प्रतिद्वंद्विता की हेतु, अपने वर्चस्व की स्थापना हेतु संघर्षरत है। अतः हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मानव का स्वभाव है वैसा ही उस समय का वातावरण, उस समय का परिवेश स्थापित हो चुका था, जिसे हम प्राकृतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात प्राकृतिक अवस्था
सतत युद्ध की सी अवस्था प्रतीत होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति संघर्षशील है, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ में लगा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देता जा रहा है। इसके आधार पर हम अगला बिंदु जब देखते हैं तो पता चलता है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की जब व्याख्या करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का कानून अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ही लगा हुआ है और इस जीवन की रक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए कार्य करता रहता है और अपने जीवन को बचाए रखने के लिए उसने लूटने, पीटने, जान से मारने, डालने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अतः हम देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार की जब बात आती है तो प्रत्येक मनुष्य आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। अर्थात हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई भी बंधन नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हाफ्स ने अपनी पुस्तक लेविथन के माध्यम से 19 प्राकृतिक कानूनों की भी व्याख्या की है, जिनमें खास करके वह 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पे एक आता है प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज में या शांति हेतु स्थापना हेतु प्रयास करने का प्रयास करता है, परंतु उसे कहीं शांति महसूस नहीं होती है। एक रीजन ये रहा। तो प्राकृतिक अधिकार क्या हैं और प्राकृतिक कानून क्या हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया। अगला बिंदु आता है सामाजिक समझौते के कारण क्या हैं। हाफ्स ने अपने ग्रंथ लेविथन के माध्यम से एक राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या तो की, परंतु साथ ही साथ उसने ये बताने का भी प्रयास किया कि सामाजिक समझौता के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है और इसके लिए उसने 3 या 4 पॉइंट दिए हैं, जिनके माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि प्राकृतिक अवस्था अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा, असुरक्षा की वातावरण भरी है। प्राकृतिक कानून की व्याख्या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, अर्थात प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार अपने जीवन के रक्षार्थ हेतु हैं। प्राकृतिक नियमों को पालन करने वाली कोई सर्वोच्च संस्था या सत्ता भी नहीं है, न कोई उन कानूनों का पालन करता है। प्राकृतिक कानून की व्याख्या या पालना तभी हो सकती है जब कोई सर्वोच्च दंडाधिकारी सत्ता हो। इसके परिणाम स्वरूप ही सामाजिक समझौते की ओर लोगों में एक सहमति बनी, सभी लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ, परिणाम स्वरूप सभी लोगों में आपस में एक समन्वय का प्रयास हुआ और सभी व्यक्तियों ने मिलकर के इन जो समस्याएं थी, जो विपत्तियां थी, इनका समाधान करने का प्रयास किया। जैसे ही मनुष्य समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होता है तो राज्य की उत्पत्ति का प्रतिपादन होता है, अर्थात प्राकृतिक अराजकता से छुटकारा पाने हेतु हाफ्स के अनुसार सभी मनुष्यों ने, सभी व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया, अर्थात एक संविदा किया, एक यूँ कहें कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ, बस शर्त स्वयं के ऊपर शासन करने का अधिकार मैं त्यागता हूँ कि तू भी अपने इस अधिकार का इसी प्रकार से त्याग कर देगा और स्वयं के शासन का अधिकार छोड़ देगा जैसा कि मैंने किया है। जैसे ही ये समझौता इस शर्त के आधार पर होता है तो राज्य की उत्पत्ति
होती है। ऐसा करने से सारा जन समुदाय एक व्यक्ति से संयुक्त हो जाता है और इसे ही हम राज्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें पहले समाज की स्थापना होती है, फिर राज्य की सत्ता दिखाई देती है। अतः लेवियथन के माध्यम से हॉब्स ने राज्य रूपी इस ढांचे का निर्माण किया, जिसके पीछे मूल कारण प्राकृतिक अवस्थाओं की परिस्थितियां, मानव स्वभाव की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विपदाओं के परिणाम स्वरूप ही राज्य की स्थापना होती है। अब यहाँ आया राज्य का स्वरूप क्या है, उसका निर्धारण क्या है। तो यहाँ आता है राज्य का स्वरूप निरंकुशतावादी है। राज्य निरंकुशता के ऊपर टिका हुआ है। इसके पीछे कारण है कि मनुष्य की उन प्राकृतिक अवस्थाओं की विपदाओं को या मानव स्वभाव की बुराइयों को केवल निरंकुशता के आधार पर, शक्ति के आधार पर, तानाशाही के दृष्टिकोण के आधार पर ही नियंत्रित किया जा सकता है या उनका उन्मूलन किया जा सकता है। इसलिए थॉमस हॉब्स अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से एक निरंकुश राजतंत्र की कल्पना करता है, और ये निरंकुश राजतंत्र जिस राज्य की वह कल्पना करता है उसका नाम है लेवियाथान। लेवियाथान ही उसकी इस संपूर्ण राजनीतिक विरासत की आधारशिला है, जो उसके निरंकुश राज्य का राजमुकुट है या शासक है। अतः यहाँ हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि मानव स्वभाव की समस्याओं, प्राकृतिक अवस्थाओं की विपत्तियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सभी व्यक्तियों ने मिलकर के एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हुई। अर्थात राज्य मानवीय है, न कि देवीय। अर्थात समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।